नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कोविड-19 की वजह से विभिन्न देशों की इकोनॉमीज पर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इंडिया की इकोनॉमी भी इससे अछूती नहीं रही है। बट देखो, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का हमारे देश की इकोनॉमी पर। और करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़ों को अगर हम देखें, जिन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस कोविड-19 का, मतलब जो सेक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रेड, होटल एंड अदर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, देखो यही तो सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसका सीधा सीधा कंसिक्वेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा जॉब लॉस होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है हमारे देश में देखो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का शेयर काफ़ी ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट में। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन वर्कर का। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें अर्निंग काफ़ी कम होती है, मतलब वेजेस कम होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, अनस्किल्ड जॉब होती है और वर्क की कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। वर्कर्स को बेसिक राइट से वंचित रखा जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर की वो जॉब होती है और ट्रेड यूनियंस में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता वर्कर्स का। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब में। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वर्किंग कंडीशंस खराब होती हैं, अनस्किल्ड जॉब है, वेजेस काफ़ी कम होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब है। तो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी जॉब्स हैं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हैं। देखो, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होना ये एक रीज़न है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि 90s के बाद हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तो ज़्यादा रही है, बट बावजूद इसके पॉवर्टी उतनी तेजी से रिमूव हमारे देश में नहीं हो पाई है। जिसका एक रीजन ये भी है, ज्यादा जो जॉब्स हैं वो वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में ज्यादा हैं। मतलब काम तो मिला हुआ है वर्कर्स को, लेकिन वेजेस ज्यादा नहीं मिलते, इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब है, वर्किंग कंडीशंस खराब हैं, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। इस वजह से गरीबी उस गति से दूर नहीं हो पाई है। एक आंकड़ा भी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया में 535 मिलियन लेबर फोर्स है, 2019 का ये आंकड़ा है। और 535 मिलियन में से 398.6 मिलियन की जो जॉब्स हैं वर्कर्स की, वो पुअर क्वालिटी जॉब्स हैं। और वैसे देखो, एक हैरानी वाली बात ये भी है, किसी भी देश की इकोनॉमी का समय के अनुसार स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लेबर और कैपिटल जो है मूव करता है। पहले लेबर और कैपिटल होता है लो वैल्यू एडिड सेक्टर में। जैसे मान लीजिए आप शुरुआत में एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश में ज़्यादा जॉब करते थे, पैसा भी ज़्यादा वहीं पर था, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आया, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो लेबर और कैपिटल मूव करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आएगी तो फिर लेबर और कैपिटल मूव करेगा सर्विस सेक्टर में। बट हमारे देश में ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे देश में लेबर और कैपिटल दूसरे सेक्टर में तो एंटर कर रहा है, बट हायर वैल्यू एडिड एक्टिविटीज में लेबर और कैपिटल मूव नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जोमेटो और उबर जैसी कंपनीज हैं, ये जॉब्स तो क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ये जॉब्स जो हैं वो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज वाली जॉब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि स्किल्ड जॉब्स हैं। अब होना तो ये चाहिए था ना, समय के अनुसार जैसे आईटी जॉब्स हैं वैसी जॉब्स क्रिएट होती, बट वैसी जॉब्स ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही हैं। और ऐसा हमारे देश की इकोनॉमी के साथ हो रहा है। जनरली किसी भी देश की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। खैर, इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है सरकार को पता है इस बात का कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। इसीलिए सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जून में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। बट आर्टिकल में कहा जाता है देखो ये इनफ नहीं है।
अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा आएगी कि ये 50,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम है वो इनफ नहीं है। वैसे भी कोविड-19 आने के बाद बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गांव में। रूरल एरियाज क्या उन माइग्रेंट वर्कर्स को एकोमोडेट कर पाएंगे, उन माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे रूरल एरियाज में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मेनली देखो अभी दो चैलेंजेस हैं। एक तो इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड है, मतलब कोविड-19 की वजह से लोग कम से कम खर्चा कर रहे हैं, कम मॉल्स में जा रहे हैं, कम बाहर निकल के वस्तुओं को खरीद रहे हैं। सिर्फ लोगों का फोकस है ज़्यादा कि अपने जरूरत की चीज़ों को खरीदा जाए। तो मतलब देखो डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो फिर जॉब्स कम होंगी। तो ये सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि लैक ऑफ डिमांड की वजह से जॉब्स कम होंगी, तो कैसे ये इंश्योर किया जाए ज़्यादा जॉब्स जनरेट हों। दूसरा जो ये हमने ये डिस्कस किया कि वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का शेयर हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है, इसको कैसे कम किया जाए। मतलब फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स ज़्यादा जनरेट हों, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, सोशल प्रोटेक्शन हो वर्कर्स के पास, ये सब चीज़ें कैसे इंश्योर की जाए। एक लाइन में बोलो तो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का शेयर कैसे डिक्रीज किया जाए। अब कुछ सजेशंस देते हैं राइटर। पहला सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, अगर देखो आपको अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे फोकस करना है तो आप लोकल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं जो हैं जो सिटीज के द्वारा फेस की जाती हैं उनको दूर किया जा सकता है। वैसे देखो चौथा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। सिटीज में आपको पता है सैनिटेशन की बड़ी समस्या होती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बार स्लम्स में वीक होता है, पोल्यूशन की समस्या काफ़ी बड़ी होती है। अब कोई पर्सन है सिटी में, उसे जॉब चाहिए, वो कहता है मुझे जॉब चाहिए, जॉब प्रोवाइड करो। अगर देखो लोकल गवर्नमेंट, मान लीजिए म्यूनसिपैलिटी, उस पर्सन को बोलती है कि ठीक है हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप हमारी सहायता कीजिए हॉस्पिटल को बनाने में, क्लिनिक को बनाने में, या फिर पार्क बनाने में, पौधे उगाने में, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जो पर्सन जॉब चाहता था उसको जॉब मिल गई, और इसके साथ साथ सिटीज जो समस्या फेस कर रही थी, जैसे पोल्यूशन की समस्या है, ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो पोल्यूशन की समस्या कम होगी ना। तो दोनों एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, जॉब भी दे दी गई जिस पर्सन को जॉब चाहिए थी, और सिटीज़ की जो समस्याएं थी वो भी दूर की म्यूनसिपैलिटी ने। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना जरूरी है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, अगर आप अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे फोकस करना चाहते हो। रिसोर्सेज की वजह से कमी होती है, लेकिन अगर एक लोकल अलायंस बने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, ट्रेड यूनियंस का, एंटरप्रेन्योर्स का, कम्युनिटी ग्रुप्स का, तो लोकल लेवल पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है। दूसरा सजेशन, लोकल लेवल पे देखो पॉलिसीज को आप इस प्रकार से डिजाइन करो, खास करके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में। मतलब वो सेक्टर्स जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होता है, ऐसे एरियाज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए आप पॉलिसीज बनाओ। ये दूसरा सजेशन है। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का। ये जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, जॉब्स जनरेट करती हैं, बट इन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस में लेबर और कैपिटल के इंटरेस्ट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे? अगर देखो वर्कर्स को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहती। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर लो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी होता है, और इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो आपकी पॉलिसीज इस प्रकार से हों कि आप इस मामले में स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट प्रोवाइड करो। तीसरा सजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा क्रिएट किया जाए। अगर देखो सिटीज में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा अर्निंग्स होंगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई पुल बनता है, ब्रिज बनता है, तो ब्रिज को बनाने में बहुत से लोग अपना सहयोग करेंगे, मतलब काम करेंगे, तो उनको जॉब मिलेगी, उनका इनकम लेवल इंक्रीज होगा, इवन बिजनेस करना भी आसान होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो
सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर फोकस किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए जिसका फ़ायदा वर्कर्स को भी हो। जैसे देखो, लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे जॉब्स भी जनरेट हो सकती हैं और इसके साथ साथ जो अर्बन ड्वेलर्स हैं जिनके पास घर नहीं है उनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है अगर सरकार लो कॉस्ट हाउसिंग में इन्वेस्ट करती है। सबसे लास्ट में 4th पॉइंट में कहा जाता है कि तुरंत यानी इमीडिएटली आप एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करो जो कि ओरिएंटेड हो सिटीज़ में लार्ज स्केल मेडिकल, हेल्थ और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है 4था पॉइंट। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में कहा जाता है वैसे रूरल एरियाज में मनरेगा स्कीम है, लेकिन मनरेगा स्कीम इतनी कैपेबल नहीं है कि सभी लोग, इवन माइग्रेंट वर्कर्स जो लौट चुके हैं अपने नेटिव प्लेसेस में, उनको भी जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनरेगा में काम करना भी नहीं चाहते, तभी तो वो शहरों में गए थे दूसरी जॉब्स करने के लिए। अगर उनको मनरेगा में ही काम करना होता तो फिर वो शहरों में जाते ही क्यों काम करने के लिए। सरकार को ये चाहिए कि मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड किया जाए, मतलब ज़्यादा फंड्स एलोकेट किए जाएं, इसके साथ साथ कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है मनरेगा स्कीम के तहत वो दिन भी इंक्रीज किए जाएं। 200 दिन किए जा सकते हैं कि मांगने पर 200 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एक साल में कम से कम। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।